हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय रिकेश सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है मैथ का, जिसमें हम लोग जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बारे में इंट्रोडक्शन समझिए कि वास्तविक संख्या यानी कि संख्या सबसे पहले समझते हैं कि संख्या क्या है। संख्या इसके कितने प्रकार है ये समझिए। तो देखिए संख्या जो होता है ना, वो दो ही प्रकार का संख्या होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। संख्या दो प्रकार का, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखिए काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग को क्लास 10 तक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये हम लोग क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी ये नहीं पढ़ना है, इसको क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग इसका प्रकार पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या का समूह होता है ना, संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, संख्या के समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखिए वास्तविक संख्या का प्रकार कितना है, तो देखिए वो वास्तविक संख्या का पहला प्रकार हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या जो है ना, वो 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक चलते रहता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करके इस तरह से अनंत तक चलेगा, मतलब कोई लिमिटेशन है नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अब इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, ऐसे संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देकर के आप लोग उतार लीजिएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्या हुआ, अनंत तक चलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहेंगे। डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ऐसी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। तो जो संख्या 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। ये पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके इस तरह से अनंत तक चलेगा पूर्ण संख्या। अब इसका डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे देख करके उतार लीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अब यहां समझते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होगा। जैसे कि 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 करके ये क्या हुआ, अनंत तक चले गया। उसी तरह से माइनस में भी, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 इस तरह से माइनस का 5, माइनस का 6 करके कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा इधर भी, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, पूर्णांक संख्या आपका धनात्मक में भी रहा, इधर धनात्मक में भी रहेगा, और यहां से इधर देखिए माइनस में भी अनंत तक, यानी ऋणात्मक में भी अनंत तक। अब इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे करके उतार सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत। उसी तरह से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 करके अनंत। इधर लिख दीजिएगा धनात्मक, यहाँ से इधर क्या है, 0 से इधर धनात्मक है। अब यहाँ माइनस वाला है ना, ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, ऐसे संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्लस का यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके
अनंत तक चलेगा। उसी तरह से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरह से अनंत तक होगा। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक, जो प्लस और माइनस दोनों रहता है, वो हो गया प्लस में भी अनंत तक और इधर माइनस में भी अनंत तक। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या पहचानने के लिए दिया हुआ रहेगा √2 क्या है, परिमेय अपरिमेय है, √3 परिमेय है अपरिमेय। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन सी संख्या को हम लोग परिमेय कहेंगे और कौन सी संख्या को अपरिमेय। देखिए, परिमेय संख्या को जो साधारण डेफिनेशन होता है, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन है। कोई भी संख्या परिमेय है कि नहीं है, उसके लिए 3 कंडीशन उसको फॉलो करना होगा। पहला तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, कोई भी संख्या परिमेय है अथवा नहीं है, इसके लिए 3 कंडीशन ध्यान देना, 3 कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि Q का मान बराबर नहीं हो सकता 0 का, मतलब बटे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 कंडीशन पूरा करेगा कोई संख्या तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। पहला कंडीशन, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में आपका 0 नहीं करना चाहिए। जैसे हम P का मान 1 ले लिए, बटे में 0 लेंगे तो परिमेय होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि Q का मान क्या है? 1, 0 है, तो नहीं, परिमेय संख्या नहीं। इस तरह से हो सकता है 2/5, ठीक है, 9/8, इस तरह से परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बटे में क्या है? Q का मान नहीं है। तो पहला कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि P तथा जो Q है एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q जो संख्या है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब यहाँ देखो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। ठीक है, P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो P तथा Q का जो HCF है, HCF एक होना चाहिए। P और Q का HCF क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग संख्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ बोलेंगे 2/2 होगा परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं, अलग अलग होना चाहिए। जैसे 2/3 बोल दिए, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो P और Q का HCF जो है ना, एक होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहला शर्त, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त, P और Q दोनों जो है ना एक पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा शर्त, P और Q का जो HCF है वो एक होना चाहिए, तभी वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जैसे 1/5 क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से 3/8 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं है। चलिए हो गया, आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका जस्ट ऑपोजिट। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय हो गया। इसका उल्टा, वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होगा। तो वैसी संख्या लिखिए आप लोग, अगर डेफिनेशन लिखना है तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या होगा? नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि जितना भी अपरिमेय संख्या है, नोट देकर के लिख सकते हैं कि जितना भी अपरिमेय संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि जितना भी अभाज्य संख्या, अब सर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग जिसका यानी कि 2 ही गुणनखंड होते हैं, वैसा संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और आगे हमने बताया कि जितना भी अभाज्य संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर अंडर रूट अभाज्य संख्या
यानी कि जितना भी अभाज्य संख्या होगा ना, अगर उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे अभाज्य संख्या क्या होगा, जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, जैसे दो, देखो दो क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि दो या तो एक से कटेगा या तो खुद दो से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा। अगर इस पर हम रूट चढ़ा देंगे तो वह अपरिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा चार नहीं होगा, चार क्योंकि एक से भी करता है, दो से भी करता है और चार से भी करता है, तो बीच में दो आ गया ना, नहीं लेंगे। एक और अपने आप और एक के अलावा दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि तीन है ना, तीन क्या होगा, एक से कटेगा या फिर तीन से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या, इस पर रूट चढ़ा दो। उस तरह से 5 पर रूट चढ़ा दो, 7 पर रूट चढ़ा दो, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हुआ। तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जितना भी अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या, उस पर अगर रूट चढ़ा दिया तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये आपका अपरिमेय संख्या वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए √3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ध्यान देना अपरिमेय होगा, क्योंकि जितना भी अभाज्य संख्या होगा, अगर मान लो कि हम 4 लिखते हैं, इस पर रूट चढ़ाएंगे तो अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 4 को अगर रूट से हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये अपरिमेय संख्या फिर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सम संख्या के बारे में। देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं 8 क्या होगा, 2 से पूरा भाग चल जाएगा, गया ना, पूरा भाग गया, सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद 6 ले लेते हैं, ये भी क्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा, ये सब सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या कहलाएगा। अगर मान लो कि 5 लेंगे, कटेगा 2 से, 2 दूना 4, एक शेष बच गया ना, नहीं कटा ना, तो ये नहीं कटा तो अब सम संख्या नहीं कहलाएगा, इसका उल्टा लो, विषम संख्या कहलाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा अगर कट जाता है तो सम संख्या, और वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे वो विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक 3 ले लो, 3 2 से कटेगा, देखिए तो भाग दे करके 2 1 2, एक शेष बच गया ना, शेष बच गया, यहाँ शेष बच गया, नहीं कटा ना। उसके बाद 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये सब हो गया आपका विषम संख्या। ठीक है, चलिए तो आप लोग लिख सकते हैं इसका, अगर डेफिनेशन लिखे हैं तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से। अब विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे, कुछ ना कुछ शेष बच जाए, तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 1 3 5 7 9 इस तरह से 11 13, ये सब क्या हुआ, विषम संख्या के अंतर्गत हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे समझते हैं, मिटा दें। चलिए अब आगे हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या, अब देखिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा और भी किसी संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एक नहीं होगा क्योंकि एक या तो एक से कटेगा, इसके अलावा कटेगा कोई संख्या से, नहीं कटेगा। भाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे एक नहीं होगा क्योंकि एक ही से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा, 2 से अधिक चाहिए। 2 कटेगा नहीं, 2 तो या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, इसका 2 ही गुणनखंड हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। 3 भी नहीं होगा, 3 या तो 1 से कटेगा या तो वो 3 से कटेगा, नहीं होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहिए। 4 होगा क्योंकि 4 1 से कटता है। ठीक है, उसके बाद 4 2 से करता है, उसके बाद 4 से करता है।
तो 3 हो गया ना, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। इसके अलावा 4 के बाद 5 नहीं, 5 या तो 1 से 5 नहीं होगा, उसके बाद ले लो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब क्या हुआ, भाज्य संख्या। यानी कि जिसका 2 से अधिक, सॉरी इसमें छोड़ दे रहे हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ थोड़ा, चलिए 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा क्योंकि 6 3 से भी करता है, उसके बाद 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 8 के बाद 9, देखिए 9 भी आपका भाज्य संख्या होगा क्योंकि 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 को हो गया ना गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, तो 3 हो गया, 9 आपका भाज्य संख्या। 10 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 11 भाज्य संख्या नहीं का, क्योंकि 11 या तो 1 से कटेगा या तो 11, इस बीच में कोई संख्या है नहीं, 2 ही गुणनखंड है उसका, उसको नहीं लेंगे। हाँ 12 हो गया, 13 नहीं होगा, 13 को तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि 13 सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 13 से, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं जाएगा। उसके बाद 14 हो गया, 15 आपका भाज्य संख्या होगा क्योंकि 15 1 से करता है, 3 से करता है, 5 से करता है और 15 से करता है, 2 से अधिक हो गया ना गुणनखंड, इसका मतलब ये क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। इसके आगे और भी बहुत सारा है, जैसे कि 16 हो गया, फिर 17 नहीं कहेंगे, 18 ले लेंगे, 19 नहीं होगा, फिर 20 होगा, 21 भी होगा, ठीक है, 21 3 से करता है, 7 से करता है, 21 हो गया। इसके अलावा 22 हो गया, 23 फिर नहीं होगा, फिर 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 फिर नहीं होगा क्योंकि 29 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं करता। तो इस तरह से ये सब हो गया भाज्य संख्या, यानी आप डेफिनेशन इसको याद रखिएगा, वैसे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वह संख्या जो 1 से और स्वयं यानी अपने आप से 1 से और स्वयं से घटे, वैसे संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आई होप अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए एक बार, फिर से एक बार इसके बारे में वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका ऑपोजिट ले लो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, वो भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे एक किससे घटेगा, एक ही से घटेगा, इसके अलावा दूसरा संख्या है नहीं है। चलिए 2 ले लो, 2 भी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 2 क्या होगा, या तो वो 1 से घटेगा या तो 2 से घटेगा, 2 ही इसका गुणनखंड है ना। ठीक, चलिए उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 3 या तो 1 से घटेगा या तो 3 से घटेगा, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं, 2 ही गुणनखंड है इसका। 4 नहीं होगा, 4 वहां चल गया, 5, 7, उसके बाद 11, 9 नहीं लेंगे, 9 वहां चल गया, 9 3 4 दो 3 उसका गुणनखंड हो जाता। 11 के बाद 13, उसके बाद 15 नहीं होगा, 15 तो बहुत सारा गुणनखंड हो जाता है, 1 से करता है, 3 से करता है, 5 से करता है, 15 से नहीं लेंगे। ठीक है, 13 के बाद ले सकते हैं इधर 17, और आगे अगर जाते हैं तो 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, इस तरह से आगे और जाएगा। 31 के बाद कहाँ चल जाएगा आपका, 37 चल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ, ये सब अभाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो वैसा संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वैसा संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका उल्टा बोल दिया, सॉरी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाएगा। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में समझ लिया सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद समझिए भिन्न संख्या के बारे में। देखिए भिन्न संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न संख्या कहते हैं। ठीक है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है ऊपर और नीचे हर होता है, जैसे 2/5, ठीक है, 6/9, ये सब क्या बटे में लिख सकते हैं ना, भिन्न, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वो भिन्न संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे समझते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर जो है ना ये हो गया काफ़ी लॉन्ग है। इसके बाद आगे शांत और अशांत के बारे में दिया है। तो शांत और अशांत जो है ना ऐसा करते हैं कि शांत और अशांत को रहने देते हैं यहाँ फिलहाल। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये चैप्टर जब पढ़ेंगे 1.2 या 3 में दिया हुआ है तो वहाँ हम लोग शांत और अशांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है। इसका एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आपको नहीं आया हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। बाकी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो था, वो क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट हो गया। हम लोग एग्ज़ाम से पहले जितने भी इसको सब्जेक्ट होता ना, इंग्लिश को छोड़ करके जो 5 सब्जेक्ट को हम लोग एग्ज़ाम से पहले टारगेट कर लेंगे कि कंप्लीट करना है। और ये हम लोग का टारगेट है 2024 वाला, 2023 में, क्योंकि बहुत कम समय ही है, हमने लेट से चैनल को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 2024 का टारगेट रहा, एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार बढ़िया से रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। नए आए, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।